Hey everyone, this is Shani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, यूपीएससी जैसे कोई भी कोर्सेज, इंग्लिश मीडियम का करिकुलम, कुछ भी अगर एक्सेस करना चाहते हो, कुछ भी पढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट विजिट कर जो कि है magnetbrains.com। अब वेबसाइट पे क्यों विजिट करना चाहिए? क्योंकि आपकी सुविधा के लिए सारी चीज़ों को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर वेबसाइट पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको कुछ टाइप करके, सोच विचार करके, विचार विमर्श करके, लिख कर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सीधे जाते हैं, आपकी आंखों के सामने सब होता है, क्लिक करते हो और वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया दी एडवांटेज, ठीक है, द फायदा कि क्यों आपको विजिट करना चाहिए वेबसाइट को। बट कैसे विजिट करना है वो इन डिटेल पता चल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी बट इस वीडियो के एंड में। बट अभी के लिए हम बात कर सकते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं द बॉल पोम, जो आपके चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की सेकंड पोम है। और इसके जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो हैं या फिर समरी है या कंप्लीट चैप्टर रिविजन है, वो सब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बट अब बारी आती है इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो फटाफट से देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जो पोम है, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड है। और आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वेदर आपने कभी कुछ खोया है कि नहीं लाइफ में, तो प्लीज़ वो अपने शब्दों में लिखने की कोशिश ज़रूर करना। उसके अलावा जो क्वेश्चन डायरेक्ट पोम से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला जो प्रश्न है आपकी आंखों के सामने, वो कह रहा है, Why does the poet say, I would not intrude on him? Why does not he offer him money to buy another ball? पोइट कहते हैं कि I would not intrude on him. Intrude का मतलब क्या था? बिना किसी वेलकमिंग सिचुएशन के, यानी कि आपको ना कुछ बोला नहीं गया कि आइए आइए या फिर अपना विचार बताइए हमें, नहीं, आपसे कुछ नहीं पूछा गया है और बिना आपको इनवाइट किए आप अगर किसी मैटर में इंटरफेयर करते हो, उसे इंट्रूड करना कहते हैं। तो यहाँ जब पोइट देखते हैं कि इस छोटे बच्चे ने अपनी बॉल खो दी है, तो यहाँ ये बड़े क्यूरियस हैं। क्या हैं? बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि ये जो बच्चा है वो बॉल तो खो चुका है, बट अब वो करेगा क्या, लाइक कैसे डील करेगा इस लॉस के साथ। और ये जानने के लिए डेफिनेटली उनके पास दो तरीके हैं, या तो वो चुपचाप देखे ही सब कुछ, या फिर जाके उसकी बात करे, या फिर उसको ये बोले बेटा मत टेंशन लो, इतनी बॉल्स हैं दुनिया में, पैसे ले लो, बॉल ले लो। नहीं, वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे के लिए वो सिर्फ बॉल का लॉस नहीं, बल्कि बॉल से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज का लॉस है, उसकी सारी जो फीलिंग्स हैं, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, उसका लॉस है। तो वो चीज़ तो आप कितने भी पैसे ले आइए आप नहीं ला सकते वापस। तो इसीलिए पोइट जानते हैं कि इसका कोई वर्थ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो इसीलिए भी इंट्रूड करना नहीं चाहते क्योंकि वो सच में चाहते हैं कि बच्चा खुद सीखे ये चीज़ और अपनी लाइफ का पहला लॉस जो है वो कैसे उसके साथ डील करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब चीज़ें वो खुद फिगर आउट करे, ताकि उसको समझ आए कि कैसे ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी लाइफ की सच्चाई है जो हमें डील करना पड़ता है। तो ये दोनों रीजंस हैं जिस वजह से पोइट ना खुद जाते हैं, ना ही बोलते हैं बेटा पैसे ले लो, बॉल ले लो, और ना उसे कंसोल करने की, सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। क्लियर? ओके, सो आंसर देख लो, एक सैम्पल आंसर देख लो, खुद के शब्दों में भी लिख सकते हो बिल्कुल। सो देखिए, द पोइट सेज, I would not intrude on him as he wants that the boy should learn from the loss he has faced। सबसे पहला जो रीज़न यही है कि भैया ये चाहते हैं कि बच्चा जो है इससे सीखे, जो लॉस है उससे वो सीखे कि कैसे आगे बढ़ा जाता है। He believes that the loss would teach the boy about the reality of life। और पोइट का ये मानना है कि बच्चा जो है अगर वो इस चीज़ से जो ये लॉस है उससे कुछ सीखेगा तो डेफिनेटली उसको इस दुनिया की रियलिटी पता चलेगी कि भाई लाइफ में ये सब चीज़ें होती रहेंगी। ये पहला लॉस है बट आखिरी लॉस नहीं है, और भी लाइफ है, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग जर्नी, और उसी तरीके से कई लॉसेस हैं जो उसको फेस करने पड़ेंगे। He doesn't offer the boy the money to buy another ball as this lesson of loss learned would become worthless and would not teach the boy his first responsibility। क्योंकि उन्हें पता है कि फिर ये जो सीख रहा है वो वर्थलेस हो जाएगा, है ना, और बच्चे को समझ नहीं आएगा कि भाई कैसे डील करना है आगे जाके। एंड डेफिनेटली जो वो सीखा है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसकी वजह से उसे समझ आएगा कि आगे कैसे अपनी चीज़ों को रखना है या फिर आगे कैसे डील करना है लॉस के साथ। बट वहीं अगर पोइट जाके उसे पैसे दे देंगे और वो बच्चा है, अगर उसको लगा भी चलो ठीक है मैं दूसरी बॉल ले लेता हूँ, वो खुश हो जाए, तो वो ये चीज़ सीख नहीं पाएगा।
ये एक रीज़न है। दूसरा ये भी लिख सकते हो, ऑल्सो ऐड कर सकते हो, क्योंकि पैसे से सिर्फ बॉल खरीदी जा सकती है और उसकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो नहीं खरीद सकते। दैट्स वाई द पोएट वॉज नॉट ओके विद ऑफरिंग द मनी टू दिस बॉय। क्लियर? सो आई होप आपको दोनों पार्ट्स का आंसर मिल गया है। पहला इंट्रूड क्यों नहीं करना चाहते, बिकॉज ही वॉन्ट्स कि बॉय शुड लर्न, कि उसको सीखना चाहिए फ्रॉम द लॉस ही हैज फेस, उसने जो लॉस फेस किया है उससे। ऑल्सो उनको लगता है कि ये बच्चा जो है वो इससे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख पाएगा। दूसरा, पैसे क्यों नहीं देते उसको, क्योंकि उनको लगता है कि फिर ये जो लेसन उसने सीखा वो वर्थलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा एंड वो आगे जो भी लॉसेस होंगे उसके साथ डील नहीं कर पाएगा। सो डेफिनेटली कैसे अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे समझनी है, वो चीज़ पॉइंट यहाँ पर देखना चाहते हैं और डेफिनेटली इसीलिए वो इंटरफेयर नहीं करते। समझ आ गया? चलो ओके। क्यूरियस वर्ड मैंने यहाँ क्यों लिखा था, कभी भी अगर ऐसे पूछा जाए कि भाई वो क्या जानना चाहते थे जो पोइट है, तो पोइट वॉज वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट वुड द बॉय डू आफ्टर ही हैज फेस्ड द लॉस ऑफ द बॉय। क्लियर? ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Staring down all his young days into the harbor where his ball went। तो ये एलिप्सिस लगे हुए हैं, इसका मतलब हो गया आपको जो पोम की लाइन्स है वो दी गई हैं बीच बीच में से, ठीक है। और कंटिन्यूएशन है, स्टार्टिंग का भी कुछ पार्ट था, आगे का, बट इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेयरिंग डाउन, नीचे देख रहा है बच्चा उस हार्बर में, क्योंकि वहां पर उसकी बॉल जा चुकी है, और बॉल के साथ साथ ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और उसके साथ साथ उसके जो बचपन के दिन हैं, जो उसकी बचपन की मेमोरीज हैं, वो सब भी उस बॉल के साथ उस पानी में जा चुकी हैं। डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम? आपको क्या लगता है कि बच्चे के पास ये बॉल बहुत टाइम से थी या फिर उसने अभी भी खरीदी है? तो बड़ा ऑब्वियस आंसर है कि डेफिनेटली उसके पास ये बॉल बहुत टाइम से थी, क्योंकि तभी वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया है कि वो रिजिड खड़ा है, कांप रहा है। तो ये चीज़ तभी होती है जब आप एक चीज़ के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए होते हो। अभी कोई नई चीज़ आएगी तो आप इतना नहीं जुड़ जाते हो कि आप इतने शॉक्ड हो जाओ, राइट? इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट? और क्या ये जो पोम है वो उसके उन दिनों से जुड़ी हुई है जब वो उसके साथ खेला करता था, वो यादों के साथ जुड़ी हुई है? बिल्कुल जुड़ी हुई है ना? तो आप देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। Yes, it looks like the boy has had the ball for a long time. When the ball fell into the water, all the memories of boy linked with the ball came in front of his eyes. He was standing rigid, trembling and grief-stricken as his childhood memories went into the water. तो आप कैसे प्रूव करोगे कि बिल्कुल ये लगता है हमें, looks like या it seems like या it appears to us like, ठीक है, आप जो चाहें लिख सकते हैं। द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बच्चे के पास ये बॉल बहुत टाइम से है। When the ball fell into the water, जब ये बॉल पानी में जाके गिर गई, all the memories of boy, जो भी उसके मेमोरीज थी, यादें थी उस बॉल से जुड़ी हुई, वो सब क्या हुआ? With the ball came in front of his eyes, उसकी आंखों के सामने आने लगी, है ना। जब भी आप कुछ ऐसे याद करते हो, सपोज अगर आप अभी 10th में हैं, जब आप 12th क्लियर करके अपना स्कूल छोड़ के जाओगे, कॉलेज टाइम पे जब भी स्कूल की बातें होंगी तो आपको स्कूल का सब याद आएगा। या फिर अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आप जिस भी स्कूल में नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट स्टैंडर्ड आपने पढ़ा, आपको वो दिन भी याद आते होंगे, राइट? तो वो मेमोरीज आपकी आंखों के सामने जाती हैं। वैसे ही इस बच्चे के साथ जो भी बॉल से जुड़े हुए दिन थे, जो यादें थी, वो सब उसकी आंखों के सामने आ गई, और इसी वजह से ही वॉज स्टैंडिंग रिजिड, वो एकदम कठोरता, एक स्थिर तरीके से खड़ा हुआ था, ट्रेमलिंग, कांप रहा था, एंड ग्रीफ स्ट्रिकन, और बहुत बहुत उदास था। एज हिज चाइल्डहुड मेमोरीज वेंट टू द वाटर, क्योंकि उसके यंग डेज, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज भी पानी में गई हैं। सिर्फ एक मामूली सी बॉल नहीं गई है, उसकी सारी यादें, बचपन के दिन उस बॉल के साथ पानी में जा चुके हैं। क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स? वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, पोजेशंस मतलब दुनिया में ना हर किसी को ऐसा होता है कि हमारी चीज़ें, मटीरियलिस्टिक दुनिया है, वो आपको बताना है। तो देखिए आंसर कैसे लिखोगे। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस रेफर्स टू द वर्ल्ड फुल ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, लाइक सब जगह, हर जगह सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बनना है। सक्सेसफुल का मतलब आप क्या चाहते हो कि भाई मैं पैसा कमाऊँ, राइट? क्यों कमाओगे पैसा? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है दुनिया में। डेफिनेटली कई लोग होते हैं जिनका होता है कि हम पैसा कमाएं ताकि हम लोगों की मदद करें, बट स्टार्टिंग तो पैसे से ही हो रही है, राइट? तो वो चीज़ है ही, सबकी लाइफ में मटीरियलिस्टिक चीज़ें आई गई हैं, कितना भी कर लो आप हटा भी नहीं पाओगे उन्हें। तो यही वो पोइट कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से भरी पड़ी है। पीपल possess different valuable things but these things are not going to stay forever। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ बहुत ही कीमती चीज़ें होती हैं। कीमती सिर्फ पैसों के टर्म्स में नहीं होता है, कीमती आपके सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आपकी जो भी मेमोरीज हैं, जो भी उसके साथ एक कनेक्शन है, बॉन्ड है, उस पर बेस्ड होता है, या फिर ऑब्वियसली पैसे पे भी हो सकता है। तो आपके पास बहुत सारी वैल्यूबल चीज़ें होंगी, यानी दुनिया में हर किसी के पास कुछ ना कुछ बड़ी कीमती चीज़ होती है, बट ये चीज़ें आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहेंगी, ये हम भूल जाते हैं और इसीलिए हम उसमें खो जाते हैं।
हैं। सो डेफिनेटली पूरी दुनिया पोजेशन से भरी हुई है, यानी कि पूरी दुनिया मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भरपूर भरी हुई है। क्लियर? ओके। फोर्थ है, डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। यहाँ दिया है कि आपको क्या लगता है, लाइक कभी भी ऐसा हुआ है कि ये बच्चे ने पहले कभी कुछ खोया है, ऐसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहे हैं। और अगर आपको लगता है या नहीं भी लगता है तो दोनों केसेस में प्लीज कुछ बुक से कुछ लिख के बताइए, कुछ लाइन लाइए इस पोएम से, ताकि आप इसे प्रूफ कर सकें। तो भाई आपकी बुक में ये दिया हुआ है, ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पहले अगर कभी कुछ ऐसा हुआ होता उसकी लाइफ में, पहले कभी कुछ खो दिया होता उसने, तो ये उसकी फर्स्ट टाइम नहीं होता कि वो सेंस कर रहा होता इस चीज को, राइट? सो ही हैज डेफिनेटली नेवर लॉस्ट एनीथिंग बिफोर, यानी पहले कभी कुछ नहीं खोया है उसने, पहली बार है जब उसने कुछ खो दिया है अपनी लाइफ में। और ये चीज हम इसी लाइन से प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, नो इट अपियर्स या नो इट लुक्स लाइक दैट द बॉय डिड नॉट लूज एनीथिंग अर्लियर। आप अपियर्स भी लिख सकते हो, लुक्स लाइक्स भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है कि इस बच्चे ने कभी भी पहले कुछ खोया नहीं है। इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड्स ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि भैया वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ सेंस कर रहा है। तो फर्स्ट कब बोलते हो? ऑब्वियसली जो पहला होती है कोई भी चीज, राइट? तो पहले कभी भी इसने कुछ नहीं खोया है, ये पहली बार वो लॉस विटनेस कर रहा है। दिस इंडिकेट्स दैट द बॉय हैज लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द लॉस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बच्चे ने पहली बार कोई लॉस विटनेस किया है, और इस लॉस के साथ पहली बार वो अपनी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे डील करना, आगे बढ़ना है लॉस के बाद, वो सीखता है। सो ही हैज नेवर लॉस्ट एनीथिंग बिफोर, ये चीज आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? भाई क्या सीख रहा है वो पोएट बताना क्या चाह रहे हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखिए, डू नॉट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द पोएम, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो आंसर देखो। एक, फ्रॉम द पोएम द पोएट टेल्स दैट द बॉय हैज लर्नड हाउ टू डील विद द लॉस. He realized that one would face the loss of valuable things in their life. The boy has learned to stand up and leave the loss behind and move ahead. वही चीज जो मैंने आपको समरी में बताई थी पिछले वीडियो में। अगर कोई भी बच्चा है जो वीडियो का सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है, आप कभी समरी देखते हो, कभी क्वेश्चन आंसर देखते हो, ये गलत बात है। आपको ना लाइन से देखना चाहिए, ताकि कि आपके जो नोट्स हैं, अगर आपने नोटबुक मेंटेन की है, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा आप रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई एक नोटबुक एक पेन अपने पास जरूर रखा करो जब भी वीडियो देख रहे हो, ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उन्हें अपने शब्दों में नोट डाउन कर सके, है ना। और वैसे भी यहाँ बड़ा अच्छा फायदा होता है आपके लिए, आप पॉज करके लिख सकते हो एंड एवरीथिंग विच इज नॉट पॉसिबल इन ऑफलाइन क्लासेस। सो डेफिनेटली इसका फायदा उठाओ एंड नोट्स बनाया करो। ठीक है, लास्ट मोमेंट के लिए मत वेट करो, वो जो एग्जाम के एक दिन पहला होगा कि तब हम पढ़ेंगे बैठ के नोट्स बनाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होता। आपको अभी से ये तैयारी करते चलना है, समझ आ रहा है। सो यहाँ पर यही चीज दी हुई है कि ये जो बच्चा है ये पहली बार लॉस फेस कर रहा है, तो वो सीखने वाला है क्या कि लॉस के साथ डील कैसे करते हैं। दूसरी चीज, दुनिया में या जिंदगी में हर एक चीज हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगी, कभी ना कभी वो हम खो सकते हैं, और अगर इफ इन केस अगर हम कुछ खो देते हैं तो उसके साथ हमें कैसे डील करना है, हमें कैसे खड़े होकर आगे बढ़ना है, वो चीज ये बच्चा सीख रहा है। तो बेसिकली व्हाट इज द लेसन ही हैज लर्न? द बॉय हैज लर्न टू स्टैंड अप एंड लीव द लॉस बिहाइंड एंड मूव अहेड। जो भी लॉस हुआ है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीखा है इस बच्चे ने। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच वॉज समथिंग जो आपकी पूरी पोएम का एक आपको जिस्ट दे रहा है। जिस्ट क्या होता है? समरी। क्लियर? ओके, चलो इसी के बाद एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है जहां पूछा गया है कि क्या आपने कभी कुछ खोया है, फिर आपने कैसे डील किया एंड एवरीथिंग। तो कोशिश करना उसको अपने शब्दों में लिखने की, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो एक बार लिखने की कोशिश करना, एंड देन प्लीज ट्राई कि आप उसे इंग्लिश में भी लिखो, ताकि समझ आए कि आप आंसर्स लिख पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो वो करना जरूर, अच्छी एक्टिविटी है। आपको याद आएगा कि अच्छा ठीक है, मैंने क्या खो दिया था, फिर मैंने कैसे डील किया था, क्या मैं रो रहा था, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा था, या फिर मैंने फिर डील कर लिया एंड एवरीथिंग। तो या अगर टाइम हो, ठीक है, बिजी नहीं हो अगर बहुत, तो वो क्वेश्चन जरूर एक बार ट्राई करना लिखने का। बाकी इतने ही क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी पोएम से डायरेक्ट हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए एंड कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ सिर्फ क्वेश्चंस इतने नहीं रहने वाले हैं, आपको बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप पहले से ही प्रैक्टिस करने लगो, तो इंग्लिश मीडियम, जो अभी मैं वेबसाइट पे भी बताऊंगी, इंग्लिश मीडियम पे जाके अगर आप इसी पोएम को सर्च करते हैं तो वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको MCQs मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, एक्सट्रैक्ट बेस क्या होता है? स्टैंजा दे देते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या पैराग्राफ दे देते हैं बुक से, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो हर तरीके के प्रश्न उत्तर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर चाहो तो कभी भी इंग्लिश मीडियम पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हो, ताकि आपकी वहां से भी प्रेपरेशन चलती रहे। क्लियर? ओके, चलिए।
सो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स को तो डिस्कस कर लिया है, बट अब बारी आती है वेबसाइट के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। सो देखिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गूगल पे जाके टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम है। आप जैसी वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज आ जाएगा और इस पेज पे आपके सामने सारे कोर्सेज हैं जो आप बहुत आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। करना क्या है, बस जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए बाय क्लिकिंग ऑन इट। आपको सिर्फ क्लिक करना है उस पर। जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम का कुछ पढ़ना चाहते हैं आप क्लिक कर दीजिए, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE NEET, UPSC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप क्लिक कर दीजिए बस और आपके सामने उससे रिलेटेड क्लासेस आ जाएंगी। तो जैसे आपने इंग्लिश मीडियम पर क्लिक किया आपके सामने सारी क्लासेस आ गई। अब क्लास सिलेक्ट कर लो जिसका भी आपको टॉपिक देखना है। सपोज आपको बॉल पोएम के क्वेश्चन आंसर अभी मैंने बोले ना, आपको इनमें से कोई भी लिस्ट में से क्वेश्चन आंसर देखना है तो आप सीधे क्लास 10 पे क्लिक कीजिए एंड देन आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आप सिर्फ चूज कीजिए बॉल पोएम कहाँ है, फर्स्ट फ्लाइट में, तो सीधे जाके फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक कीजिएगा एंड फिर आपके सामने सारे जो भी यूनिट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इस यूनिट पे आप क्लिक कर दीजिए जो भी आपको पढ़ना है। सपोज अभी के लिए हम कोई भी एक पर्टिकुलर वीडियो, जैसे कुछ इंट्रोडक्शन जो है, सिलेबस ओवरव्यू जो है, उस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे क्लिक करोगे आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना, बस थोड़े बहुत क्लिक करने होते हैं, क्लिक्स करने होते हैं। सो डेफिनेटली आप जाके वेबसाइट जरूर विजिट कर सकते हैं जो कि है magnetbrains.com। डन, ओके। सो इस तरीके से हम अपना पूरा जो थर्ड चैप्टर है द लेसन्स, क्योंकि 2 स्टोरीज हैं, एंड द पोएम्स, क्योंकि 2 पोएम्स हैं, इन सब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया। अब बारी आती है अगले चैप्टर को स्टार्ट करने की, जो कि है चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जिसके साथ हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, जो कि होगा आपका अगला टॉपिक। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।